नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका ऑल इन वन की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, जिसकी शुरुआत तीसरी सदी से मानी जाती है। तीसरी सदी अर्थात बता दूं मैं आपको, तीसरी सदी का अर्थ ये होता है कि जो सन 200 से 399 तक चलते हैं उसे तीसरी सदी के अंतर्गत उन सनों को माना जाता है। यदि आप सोच रहे होंगे कि तीसरी सदी 300 से 499 या 399 तक मानी जाती है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। सदी का अर्थ होता है जिस सदी का नाम ले रहे हैं उस सदी के आगे के सनों को उस सदी तक जहाँ तक मान रहे हैं वहाँ तक के लिए। अर्थात तीसरी सदी से उदाहरण आपके सामने पेश है। तीसरी सदी का अर्थ 200 से 399 सदी में उत्पत्ति होती है गुप्त वंश की कौशाम्बी से। कौशाम्बी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तीसरी सदी के अंत में इस गुप्त वंश की उत्पत्ति श्रीगुप्त के द्वारा होती है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त होता है, जो 240 से 280 ईस्वी तक माना 280 ईस्वी तक वो अपना शासन करता है। श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक होते हैं उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच होता है। घटोत्कच का शासनकाल 280 से 320 ईस्वी तक माना जाता है। ये जो संस्थापक रहे इनका इतिहास में इतना वर्णन तो नहीं है, किंतु इनके बाद जो गुप्त वंश में सम्राट हुए उनका मुख्य विवरण इतिहास में मिलता है और वह इतिहास में मुख्य भूमिका रखते हैं। जैसे तृतीय सम्राट हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जो 300 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन चलाते हैं। इनकी पत्नी का नाम लिच्छवी की कुमार देवी से होता है इनका विवाह। इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त होती है। यह स्वयं को महाराजाधिराज की उपाधि से नवाजते हैं। गुप्त वंश के महाराजा सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। कब चलाया? 200, 391 और 20, 319 और 320 ईस्वी में महाराज चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश चलाया। इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त माने जाते हैं, जो 335 ईस्वी पर गद्दी पर बैठते हैं और 380 ईस्वी तक अपना शासन चलाते हैं। समुद्रगुप्त एक ऐसे इतिहास में ऐसे शासक होते हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन माना जाता है। अब यह नेपोलियन क्या होता है? नेपोलियन एक विदेशी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 19वीं सदी के अंतर्गत, जो 19वीं सदी के अंतर्गत फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसका जो प्रधानमंत्री होता है उस सेना का, उसे विश्व का नेपोलियन बोला जाता है। विश्व का नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से एक प्रधानमंत्री होता है फ्रांस की क्रांति में। तो वह इतना बहादुर होता है कि वह कई युद्धों को जीतता है। इसीलिए ये जो समुद्रगुप्त हैं ये भी कई सैकड़ों ऐसे युद्ध हैं जिनको जीतने के बाद जो इतिहासकार स्मिथ होते हैं, स्मिथ इन्हें नेपोलियन की उपाधि प्रदान करते हैं। इसीलिए भारत के नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। विश्व का नेपोलियन इतिहासकार विश्व का नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश का नेपोलियन महाराजा यशवंतराव होलकर को माना जाता है। वर्तमान में बता दूं, महाराजा यशवंतराव होलकर की अस्पताल इनके नाम से अर्थात MYH हॉस्पिटल इंदौर में स्थापित है। इंदौर में, जो कि महाराजा यशवंतराव होलकर के नाम पर MYH हॉस्पिटल खोला गया है। अब समुद्रगुप्त के बाद बता दूं, समुद्रगुप्त को इतिहासकारों ने 100 युद्धों का नायक बताया है। किस में बताया? इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने एक रचना की, इलाहाबाद प्रशस्ति जो रचना है उसमें उल्लेख किया गया है कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का नायक माना जाता है। और उसी से समुद्रगुप्त को ये इलाहाबाद प्रशस्ति क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति से समुद्रगुप्त जो युद्ध जीतते हैं उनके बारे में उनका वर्णन है। समुद्रगुप्त से युद्धों में जो हारते हैं या जो व्यक्ति हारते हैं और जो समुद्रगुप्त युद्ध जीतते हैं उनका विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है।
इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में ही भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना गया है। समुद्रगुप्त जी जो थे वो विष्णु के उपासक माने जाते थे। समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। मैंने बताया था आपको, एक अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में शुंग वंश में हुआ, दूसरा सातवाहन वंश में हुआ और तीसरा अश्वमेध यज्ञ गुप्त वंश के शासन में हुआ। आपको बता देता हूँ जो समुद्रगुप्त थे वह एक संगीत प्रेमी और कवि भी थे। इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए जो प्रतिमा दिखाई देती है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक कवि थे, जिन्होंने कविराज भी कहा गया। दोस्तों, समुद्रगुप्त को विष्णु का उपासक मानते हुए इनको संगीत प्रेमी भी बताया गया है। संगीत प्रेमी इनके सिक्कों पर इनके बीड़ा बजाते हुए दिखाए जाने पर यह अंदाज़ा लगाया गया है कि यह संगीत प्रेमी थे, इसलिए इनको विक्रमांक की उपाधि भी दी गई है और इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को कविराज और विक्रमांक की उपाधि दी गई है। इनके जो उत्तराधिकारी थे वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा जाता है, जिन्होंने 380 में अपना शासन स्थापित करना चालू किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री, जिनका आपने नाम सुना होगा, फाहियान भारत आता है। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और चांदी के सिक्के चलवाए। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान करने के बाद इनके एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दूं, इनके दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे कि धन्वंतरी जो एक आयुर्वेदाचार्य थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय पहले वह सम्राट थे जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न अकबर से मुगल शासन के सम्राट अकबर के दरबार से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। इसके बाद अपने मुगल सम्राट के शासक अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न होते थे। इनके दरबार में एक आयुर्वेदाचार्य थे जिनका नाम था धन्वंतरी। यह बहुत ही जाने माने आयुर्वेदाचार्य थे। उसके बाद जो बराहमिहिर जो गणितज्ञ थे, वह भी विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके बाद ब्रह्मगुप्त आदि ये जो विद्वान थे, जो 9 रत्नों में से एक थे, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश की जो भाषा है वह संस्कृत भाषा होती है। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की, इसलिए इन्हें शकारी कहा गया। शकारी क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की, इसलिए शकारी कहा गया। बता दिया आपको, शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्होंने स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। इनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त होता है, जिसे गोविंदगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान इलाके में वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। यह अब अस्तित्व में नहीं है, अर्थात यह खंडित या निष्क्रिय हो गया है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। इसके समय हुणों का आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी विष्णुगुप्त होता है। यह गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है। तो दोस्तों, गुप्त वंश को करते हैं यहीं समाप्त। आगे मैं आपको इससे आगे का चैप्टर लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।